तो चलिए आज क्या पेपर में लेकर आए हैं। एनसीईआरटी का सर्वे 5 से 6 घंटे मोबाइल पर चलाने वाले बच्चे हो रहे हैं साइबर बुलिंग के शिकार। तो एनसीईआरटी का काम केवल किताब छापना ही नहीं है और आपको हम लोग एनसीईआरटी पढ़ाने का सलाह देते हैं। केवल एनसीईआरटी और भी कुछ सर्वे करती है। इस न्यूज को हम पढ़ेंगे, समझेंगे कि क्या है साइबर बुलिंग। तो पूरा ओवरऑल अगर न्यूज देखें तो कहता है कि बच्चों में साइबर बुलिंग की घटनाओं में तेजी से इजाफा हो रहा है। बच्चे अवसादग्रस्त हो रहे हैं और उनमें चिड़चिड़ापन, सकारात्मक कार्यों में मन न लगने जैसी प्रवृत्ति उत्पन्न हो रही है। अगर आप लोग को भी हो रही होगी तो इससे इत्तेफाक रखिएगा। एनसीईआरटी की ओर से कराए गए एक सर्वे में यह पता चला है कि 70% अभिभावक बच्चों और युवाओं को सकारात्मक गतिविधियों के नाम पर सोशल मीडिया और इंटरनेट का इस्तेमाल करने की छूट देते हैं, लेकिन वे उनकी गतिविधियों की मॉनिटरिंग नहीं करते। इसमें से 58% बच्चे ऐसे हैं जो सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन गतिविधियों से जुड़ी जानकारी अपने अभिभावकों के साथ साझा नहीं करते हैं। इस क्रम में फंस जाने पर वे पहले तो मानसिक रूप से साइबर बुलिंग के शिकार होते हैं। कई बार पैसे की डिमांड करने पर अवैध कार्यों को अंजाम देते हैं। इसमें उनमें आपराधिक प्रवृत्ति भी बढ़ रही है। ताजा सर्वे में यह देखा गया है कि साइबर बुलिंग का शिकार होने वालों में 6 से 8 घंटे तक मोबाइल का उपयोग करने वाले बच्चों की संख्या अधिक है। यानी कि 6 से 8 घंटे तक जो मोबाइल पे वर्क कर रहे हैं, साइबर बुलिंग के शिकार होने के चांसेस सबसे ज़्यादा ऐसे अभ्यर्थियों की है या ऐसे ही बच्चों की है। अ, इसमें भी दिया हुआ है कि कुछ बातें यहाँ पे एक हेडिंग में दे दिया कि 59% बच्चे अभिभावकों से शेयर नहीं करते ऑनलाइन समस्याओं से जुड़े मामले। हम प्रतिदिन घंटों स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं। कई लोग 10 से 12 घंटे तक स्मार्टफोन चलाते हैं। इसका दुष्प्रभाव उसकी सेहत पर तो पड़ता ही है। ऐसे में जरूरी है कि हम पता करें कि कहीं अत्यधिक मोबाइल का उपयोग तो नहीं कर रहे। इसके लिए सेटिंग में जाके है ना प्रक्रिया बताया गया कि कैसे आप इसका पता लगा सकते हैं। ये हो सकता है साइबर बुलिंग के लक्षण। जैसे एनसीईआरटी ने सर्वे में के क्रम में पाया है कि साइबर बुलिंग में बच्चे अक्सर असामान्य व्यवहार करने लगते हैं। वे या तो शांत दिखते हैं या बात बात पर गुस्सा करते हैं। कंप्यूटर या ऑनलाइन गतिविधियों से दूरी बनाने लगते हैं। भीड़ वाले या सामूहिक आयोजनों से दूरी बनाने लगते हैं। बच्चों में ऐसे लक्षण दिखाई दे तो उसे विश्वास में लेकर उनकी काउंसलिंग करें। इससे उन्हें साइबर बुलिंग से बाहर निकाला जा सकता है। एनसीईआरटी ने 3 स्टेप में जारी किए हैं निर्देश साइबर बुलिंग से बचने के लिए। कि निर्देश के तहत स्कूलों, शिक्षकों और छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग जिम्मेदारियां निर्धारित की गई हैं। स्कूलों को कहा गया है कि वे तय करें कि उनकी संस्थान में संचालित हो रहे लैब के कंप्यूटर में ओरिजिनल सॉफ्टवेयर का उपयोग हो, वाईफाई का पासवर्ड सुरक्षित हो। शिक्षकों को निर्देश दिया गया है कि वे नियमित अंतराल पर बच्चों की ओर से उपयोग किए जा रहे कंप्यूटर की ब्राउजिंग हिस्ट्री की जांच करें। साइबर बुलिंग जागरूकता कार्यक्रम को लेके भी चीज़ें चलाई जा रही हैं। अपना पेपर का अपना प्रचार है उसमें। क्या है साइबर बुलिंग? तो वर्तमान परिदृश्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक जो आपके क्विज सेक्शन का कई बार क्या रहा है, टॉपिक भी रहा है, बच्चों को काफी आकर्षित कर रहे हैं। इनकी चमक दमक को देख बच्चे इनका अत्यधिक प्रयोग कर रहे हैं। नई नई जानकारियों को जुटाने के क्रम में कई बार वे ऐसे वेबसाइट्स तक पहुंच जा रहे हैं जो उन्हें फांस कर उनका शोषण करने लगते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दुष्प्रभाव के शिकार होने को साइबर बुलिंग का नाम दिया जाता है। इसमें यही सब बात है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं एक विकट समस्या बन चुका है। इस कारण से ही जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके प्रति आपको ध्यान दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके शिकार कोई भी हो सकते हैं। यहाँ पे हो सकता है कि बैठे हुए लोगों में से भी कोई साइबर बुलिंग का शिकार हुआ हो, कहना बहुत मुश्किल है। गोवा एक भारत श्रेष्ठ भारत का नायाब उदाहरण है मोदी जी। आपको पता है कि अभी हिमाचल ये उत्तराखंड में यूसीसी एक समान आचार संहिता लागू किया गया। इससे पहले गोवा ही एकमात्र राज्य था जहां पे यूसीसी क्या था, लागू था। तो इसको लेके भी इस न्यूज को पढ़िएगा। मोदी जी ने बात कहा है, बस न्यूज पढ़ने के लिए है। विकसित भारत विकसित गोवा 2047 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा का मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास।
इत्यादि। अब कहीं जाते हैं तो अपनी पार्टी के लिए भी तो मंत्र लेकर जाते ही हैं मोदी जी। मेट लाइफ स्टेडियम में होगा फीफा विश्व कप 2026 का फाइनल। तो मेट लाइफ स्टेडियम कहाँ है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो विश्व कप 2026 का फाइनल अमेरिका के न्यू जर्सी के मेट लाइफ स्टेडियम में खेला जाएगा। तो मेट लाइफ स्टेडियम कहाँ है, अमेरिका में है, बस इतना ध्यान रखेंगे। आगे जो है कि फिलीपींस और वियतनाम ने दक्षिण चीन सागर को लेकर समझौता किया। जब इस तरह के न्यूज आते हैं तो संभव हो कि डायरेक्ट न्यूज से क्वेश्चंस ना आए। जैसे न्यूज है कि विवादित दक्षिण चीन सागर में टकराव को रोकने के लिए फिलीपींस और वियतनाम के बीच मंगलवार को एक समझौता पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनांडो मार्केस जूनियर की हनोई यात्रा के दौरान हुआ। दक्षिण चीन महासागर नौवहन के लिए सबसे महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक है। इसको लेकर फिलीपींस और वियतनाम सही, मतलब कि फिलीपींस, वियतनाम, साउथ चीन सागर, उसी को लेके बातें हो रही थी। इसको क्वेश्चंस को बनाने के लिए करना क्या होता है कि एक बार मैपिंग कर लेना होता है, एक बार वहाँ की जो ज्योग्राफिकल जानकारी है वो लेने की आवश्यकता होती है। अगर आप जागरूक हैं तो आप न्यूज पढ़ने के साथ साथ जाके वहाँ की वस्तु स्थिति को भी देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसे हम आपको बताते हैं। आप देखेंगे तो यही आपका साउथ चाइना सी है, ये आपका फिलीपींस है, और ये जो आपको बॉर्डर दिखाई दे रहा है ये वियतनाम का बॉर्डर है। ठीक है, तो इसी एरिया को लेकर ये पूरा साउथ चाइना सी के बारे में कहता है चाइना की हमारे है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें केवल आप ही का नहीं ना भाई, वियतनाम भी है, फिलीपींस भी है, चाइना भी है, मानते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से एक 9 डिग्री जो समानांतर रेखा वो गुजरता है। 9 डिग्री समानांतर रेखा के ऊपर यहाँ पे स्पार्टली आइलैंड है, और यहाँ पे आपका पार्सल आइलैंड है। पहले क्या था कि 11 डिग्री समानांतर रेखा को कहता था कि 11 डिग्री समानांतर रेखा के ऊपर का जितना साउथ चाइना सी पे कब्जा हमारा है, यानी कि जो पार्सल आइलैंड है वो चाइना के अधिकार क्षेत्र में आएगा। और इसको 11 डिग्री लाइन कहा जाता था, या 11 डिग्री डैश लाइन कहा जाता था। इसको हटाकर अब उसी 11 डिग्री डैश लाइन को 9 डिग्री डैश लाइन के अंतर्गत लेकर आया है अपने अधिकार क्षेत्र को। तो 9, अगर 11 डिग्री लेके चलता तो ये जो आपका स्पार्टली आइलैंड है 11 डिग्री यहाँ से गुजरता है, तो 9 डिग्री यहाँ से स्पार्टली छूट रहा था। 9 डिग्री डैश लाइन लेके चलते हैं तो स्पार्टली भी आ जाता है और पार्सल भी उसके अंतर्गत आ जाता है। बोलता है कि 9 डिग्री डैश लाइन के ऊपर का जो भी है साउथ चाइना सी, सबका सब पे अधिकार किसका है, चाइना का। इसको लेके थोड़ा विवाद रहता है अभी, वो ऐसा कहता है। तो इसी को लेके अक्सर इस जोन में कुछ बातें होती हैं तो वो न्यूज बनता है। और जाहिर सी बात है, ये स्पार्टली आइलैंड हो या पार्सल आइलैंड हो, इसमें नेचुरल गैसेस, नेचुरल पेट्रोलियम्स जो तेल है उसके लिए, और कई आर्थिक गतिविधि मत्स्य पालन के लिए या मत्स्य उत्पादन के लिए भी ये जगह बहुत यूजफुल है। तो इकोनॉमिकल दृष्टिकोण से भी, जोग्राफिकल दृष्टिकोण से भी, जियोपॉलिटिकल के भी एंगल से भी ये बहुत महत्वपूर्ण आइलैंड्स हैं। इस कारण से हमको लगता है कि यहाँ पे ज़्यादा सीरियस रहता है चाइना। इसलिए ये न्यूज़ जब आप पढ़ते हैं तो इस बात का ध्यान रखना होता है। कोई करना कुछ नहीं होता है, एक बार मैपिंग पे आके वहाँ की वस्तु स्थिति को समझने की जरूरत होती है। वस्तु स्थिति अगर देखे हुए हैं तो अगर प्रश्न आता है तो निश्चित रूप से सॉल्व भी हो जाता है, और एक बार आपका एटलस भी, मैपिंग भी क्या हो जाता है, रिवाइज हो जाता है। ठीक है।
यही न्यूज हम लोग देख रहे थे, इसी के अंतर्गत हम वहां जाके मैपिंग पे गए। जाकिर हुसैन सहित 5 भारतीयों को ग्रैमी अवार्ड मिला है। ये भी न्यूज आपको पढ़ना चाहिए। अगर अवार्ड मिला भी है तो आपको जो ग्रैमी अवार्ड मिला है उसमें जाकिर हुसैन वाला ध्यान रखिएगा, वो ये है बेस्ट कंटेम्प्रेरी इंस्ट्रूमेंटल एल्बम के लिए, उसमें जाकिर हुसैन साहब हैं। बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस वाले में भी जाकिर हुसैन साहब हैं। तो 7वां नंबर और 8वां नंबर ग्रैमी अवार्ड में थोड़ा देख लीजिएगा, और इनके साथ कई लोग भी हैं शामिल। उन माने कि ये न्यूज पे ध्यान रखिएगा, बाकी आप न्यूज पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें से अगर केवल छांट के चलना हो तो कोई 2 बात अगर छांट के चले तो वो 7वां और 8वां पे अपना काम करके जाए। ठीक है। NFIR विधेयक लगभग तैयार, अगले सत्र में पेश किए जाने की संभावना। हालांकि इससे सवाल आएंगे नहीं, लेकिन फिर भी इस विषय पे बात हुई है तो थोड़ा आप लोग एक बार न्यूज के तौर पे तो जरूर देख के जाएं कि आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने कहा है कि राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री के गठन के लिए एक विधेयक का मसविदा लगभग तैयार है और इसे संसद के आगामी जुलाई सत्र में पेश किया जाएगा। ऋण संबंधी सूचना के लिए सार्वजनिक बुनियादी ढांचा तैयार करने और कर्ज देने वाली एजेंसियों को सही सूचना उपलब्ध कराने के लिए NFIR का गठन किया जाना है। तो इस पर जब जब चीजें बिल के तौर पे आएगा, पास होगा, कानून बनेगा, तब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा उस समय। अब बनेगा कामाख्या मंदिर कॉरिडोर, प्रधानमंत्री मोदी ने रखी आधारशिला। हमको लगता है कि मंदिरों के मामले में अभी का युग स्वर्ण युग के मामले में गिनती होना चाहिए। ठीक है, इतना कॉरिडोर बनाने, जित हमारी भारतीय नेचर जो ये हो गई थी कि अपनी संस्कृति पर बात करने में खुले तौर पर लोग बात नहीं कर पाते थे या शर्मिंदगी महसूस करते थे, ये 10 साल के शासन में चीजें बहुत बदल गई। देखिए न्यूज में इन्होंने अपना कहा भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कामाख्या दिव्य लोक परियोजना की आधारशिला रखी। यह कामाख्या मंदिर गलियारा, न्यूज में क्या सेंस डेवलप होता है वो ध्यान रखिए। आधारशिला रखी और यह कामाख्या मंदिर गलियारा परियोजना है, इस पर 498 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पीएम ने कहा कि यह परियोजना इस शक्तिपीठ की तीर्थ यात्रा के अनुभव को बिल्कुल पलट देगी। इसके तैयार हो जाने के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस शक्तिपीठ में आएंगे और इससे पूर्वोत्तर के पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और यह पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार बन जाएगा। ठीक है, यानी कि संस्कृति के माध्यम से कैसे देशों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। पीएम ने कहा कि हजारों वर्षों की चुनौतियों के बावजूद ये हमारी संस्कृति और हमने खुद को कैसे संरक्षित रखा है इस बात के प्रतीक हैं। हमारी मजबूत संस्कृति का हिस्सा रहे इनमें से कई प्रतीक आजकल खंडहर बन गए हैं। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद लंबे समय तक सरकार चलाने वाले लोग ऐसे धर्म स्थलों का महत्व नहीं समझ सके और उनकी उपेक्षा की। राजनीतिक लाभ के कारण उन्होंने अपनी ही संस्कृति और इतिहास पर शर्मिंदा होने की प्रवृत्ति स्थापित की थी। इसमें कोई डाउट नहीं है, हम आप सभी महसूस किए हैं। ये लास्ट लाइन जो लिखा हुआ है कि उन्होंने अपनी ही संस्कृति और इतिहास पर शर्मिंदा होने की प्रवृत्ति स्थापित की थी, इसमें से सभी लोग इस बात को अनुभव किए होंगे। तो कहीं ना कहीं आज हर ओर से अपनी संस्कृति की बात कहने वाले लोग आ रहे हैं और ये बड़ी अच्छी बात है कि मंदिर के ही माध्यम से देश को जोड़ने का तो काम हो रहा है, संस्कृति के ही माध्यम से तो हो रहा है। और उससे ऐसा थोड़ी है कि अर्थ पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, उससे अर्थ पे भी सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इसीलिए हमने कहा कि शायद इनका काल है ना, मंदिरों के उत्थान का काल एक बार फिर से माना जाएगा और स्वर्ण युग माना जाएगा। इतिहास में अगर कहीं कोई पन्ना लिखा जाएगा इस युग में मंदिरों के मामले में, तो इस काल को स्वर्ण युग के तौर पे ही लिखा जाएगा। केवल देश में ही नहीं, विदेशों में भी मंदिर बनाए जा रहे हैं। ठीक है। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न, इस न्यूज पर को पढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के ये दूसरे व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न मिला है। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी को मिल चुका है और इस बार तो इनको भी मिला और कर्पूरी ठाकुर को भी मिला, तो सो ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड विश्व में यूसी विधेयक पारित, सीएम बोले ऐतिहासिक। अब न्यूज है, अब इतना तो आपको पता है कि यूसीसी चर्चा में है तो आपको आर्टिकल 44 पढ़ के जाना चाहिए। ठीक है, उत्तराखंड से पहले किस राज्य में लागू था, ये आपको जानकारी होना चाहिए गोवा के विशेष संदर्भ में।
यूसीसी है क्या, इस पे भी देखिएगा। आप लोग का क्विज का भी एक बार क्या रहा था, ये हिस्सा रहा था स्पीच सेक्शन का। और एक समान आचार संहिता का मतलब यह है कि जो संविधान होगा सबके लिए इक्वल होगा। जैसे आप बियर एक्ट पढ़ते हैं ना, भारतीय संविधान, बियर एक्ट में, तो बियर एक्ट एक आईपीसी की भी धारा की होती है। तो आईपीसी का धारा सबके लिए इक्वल है। 302 के तहत हिंदू को भी उम्र कैद हो सकती है और मुस्लिम को भी उम्र कैद हो सकती है। लेकिन यही मामला अगर संवैधानिक स्तर पे हो तो हम कहेंगे नहीं, ये हिंदू पर्सनल लॉ है और ये मुस्लिम पर्सनल लॉ है। इनका विवाह का नीति अलग है, हमारे विवाह की नीति अलग है। इनके तलाक का सिस्टम अलग है, हमारे तलाक का सिस्टम अलग है। वहां पे हम अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन कानूनी मसले पे हम क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। तो एक जगह हम सब एक साथ चल रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरी जगह पे साथ चलने में क्या दिक्कत है, दूसरी जगह पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए यूसीसी को लागू किया गया, इसको पढ़ने की भी जरूरत है। और इस पर एक क्लास तो आपको स्पेशल दिया ही जाएगा, जो आपका रेगुलर क्लास चल रहा है उसमें। भारत की वर्तमान सौर क्षमता, उसको हम देखेंगे। पहले उस न्यूज से संबंधित कुछ न्यूज और भी है। पीएलआई योजना से सौर ऊर्जा को मिल रहा है बढ़ावा। तो इस न्यूज को भी पढ़ने की आवश्यकता है कि भारत सरकार ने उच्च दक्षता वाले सोलर पीवी फोटो वोल्टेज मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए उत्पादन लिंक प्रोत्साहन, उसी का शॉर्ट फॉर्म है पीएलआई योजना लागू की है। इस योजना का उद्देश्य सौर पीवी मॉड्यूल में गीगावाट स्तर की विनिर्माण क्षमता को प्राप्त करना है, जिसमें योजना के प्रथम चरण में सरकार ने अप्रैल 2021 में 4500 करोड़ रुपए की लागत के साथ उच्च दक्षता वाले सोलर पीवी मॉड्यूल के राष्ट्रीय कार्यक्रम की स्वीकृति दी। तो हर चरण में उन्होंने इसके लिए प्रयास किया, जिससे कि हमारा सोलर एनर्जी में क्या हो, इजाफा हो। इस योजना के तहत तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले के श्री पेरुम्बदूर में एफएस इंडिया सोलर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित थीन फिल्म सोलर पीवी मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता के उत्पादन को शुरू किया गया। ये सब आपको टॉपिक न्यूज के दौरान पढ़ते समय क्या रखना है, ध्यान रखना है। और इससे संबंधित कि वो न्यूज था छोटा सा, इसी कारण से पहले इसको दिखाने के बाद उसके आधार पे ये चीज आपको कवर करके जाना है। ये वीवीआई है, वो न्यूज के तौर पे है। और ये पूरा इंफॉर्मेशन है कि भारत की वर्तमान सौर क्षमता, तो भारत का 7331.849 मेगावाट है भारत की मौजूदा कुल सौर ऊर्जा क्षमता। ये भी सवाल पूछ सकता है। ये 31 दिसंबर 2023 तक का डाटा है, जिसमें 56,920.20 मेगावाट की ग्राउंड माउंटेड सौर संयंत्र क्षमता है। माने कहाँ से हम वो इतना क्षमता माने जनरेट कर पा रहे हैं। 11,11078.95 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप और सौर क्षमता से हम प्राप्त कर पा रहे हैं। 2571.96 मेगावाट की हाइब्रिड परियोजना के तहत हम प्राप्त कर पा रहे हैं। 2748.39 मेगावाट ऑफ ग्रिड और सौर क्षमता इसमें शामिल है। यानी कि इतने सोर्सेस से हमने कुल इतना मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता को जनरेट किया है। ठीक है, और ये तो इंपॉर्टेंट आपका है ही, साथ ही साथ ये जो है ये और भी आई है। कई बार ये सवाल पूछा जा चुका है पीसीएस में कि कुल सौर क्षमता वाली शीर्ष राज्य, तो सौर क्षमता में सबसे ऊपर कौन है, राजस्थान है 18777.14, गुजरात। ये सजाने के लिए पूछा जा सकता है। ये पूरे इस ग्राफ को आप ध्यान में रख के जाएंगे, ध्यान रखिएगा। ये पूरा ग्राफ आपको ध्यान में होना चाहिए। ये से क्रम तो पता चल ही गया, और साथ ही आपको सजाने के लिए भी पूछेगा तो बनेगा, और प्रथम स्थान भी पूछेगा तो क्या होगा, बनेगा। निम्न में से सबसे ऊपर कौन है अगर पूछ दे और उसमें से राजस्थान और गुजरात हट जाए तो उत्तर क्या हो जाएगा, कर्नाटक। तो इसलिए आपको कम से कम 5 को तो क्रम से ध्यान रखना ही होगा। और इसलिए ध्यान रखना होगा, ये रिकॉर्डेड है, पिछली भी पीसीएस में ऐसे प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, बाकी आप चाहें तो वही आंकड़े को न्यूज के तौर पे यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो इस न्यूज को भी आप पढ़ सकते हैं।
और एक अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन है ISA, इसको आप सर्च कर सकते हैं कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, आप इसे सर्च कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसमें भी प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान करेगी भारतीय सरकार 2024-25 के लिए। तो इस न्यूज को, इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको पढ़ना है। ये डाटा तो वैसे भी रिकॉर्ड में चला गया, क्योंकि यूट्यूब पे ये क्या होगा, चला जाएगा। तो हमारे लिए भी आसान होगा, हमारे उन विद्यार्थियों के लिए भी आसान होगा कि लास्ट में अगर डाटा नहीं मिले तो हम यहाँ पे जाके उस डाटा को क्या कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। नामीबिया के राष्ट्रपति हागे गेनगाब का कैंसर के इलाज के दौरान निधन हुआ। तो हो सकता है पूछ दे कि हाल ही में कहाँ के राष्ट्रपति का चूंकि कार्यरत थे उस दौरान इनकी क्या हुई है, इलाज के दौरान मृत्यु हुई। तो इस कारण से नामीबिया के राष्ट्रपति का नाम पूछा जा सकता है, या ऐसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति कैंसर उपचार के दौरान क्या हो गए, मृत्यु को प्राप्त हुए। तो ऐसे भी सवाल आ सकते हैं। औरंगजेब ने केशव देव मंदिर को तोड़कर शाही मस्जिद ईदगाह बनवाई थी। अब ये मामला ये कृष्ण जन्मभूमि को लेकर होना चाहिए। श्री कृष्ण जन्म स्थान मामले में आगरा मंडल के भारतीय पुरातत्व, अब ये विवादित न्यूज है, डिस्प्यूटेड न्यूज है, एक बार पढ़ने की क्या है आवश्यकता है, हमने इसको शामिल किया है। ठीक है, अब इसको हम क्या पढ़े, एक बार आप लोग क्या कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। नदी में मिली रामलला जैसी प्राचीन विष्णु प्रतिमा। ठीक है, तो इस न्यूज को भी पढ़ेंगे तो कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा, है ना। अगर मान लीजिए जिस क्षेत्र से ये मिला है, कर्नाटक के रायचूर जिले में कृष्णा नदी से मिली शिवलिंग और भगवान विष्णु की प्राचीन मूर्ति। और ये जो आपका राम जी का जो स्टेचू बना है, जो मूर्ति बनी है, जिस काले पत्थर की बनी है उसी काले पत्थर की भी तो ये भी है। और उसी एरिया में कर्नाटक वाले क्षेत्र में वो चट्टान क्या होते हैं, पाए जाते हैं। हिस्ट्री में भी रायचूर के दुआब को लेकर हमेशा विजयनगर और बहमनी साम्राज्य क्या रहे, लड़ते रहे। तो हो सकता है कुछ कनेक्टिविटी अगर बने तो सवाल आ जाए। इस कारण से इस न्यूज को एक बार सरसरी निगाह से भी सही पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अभी आज कल के टॉपिक में ये टॉपिक आपका है। और मैं आपको बता दूं कि जो मेरा मैगजीन है उसमें भी, जो जनवरी वाला मैगजीन है उसमें जनमन योजना की बात की गई है, PM जनमन योजना। तो वहां से भी आप तैयार कर सकते हैं, नेट पे भी जाके क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। आप जिस सोर्स से तैयार कर रहे हैं उसमें हमारा कोई रोक टोक नहीं है। हमको क्या सुनना है, किस अवस्था और किस व्यवस्था में सुनना है, ये हम अपना तय अपने माइंड में कैलकुलेट रहता है। आप उसी व्यवस्था में चीज़ों को प्रेजेंट करेंगे तो अच्छा नंबर मिलेगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। आदिवासी विकास के क्रम में सबसे महत्वपूर्ण कदम प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान PM जनमन को लागू करना है, जिसमें विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के समग्र विकास के लिए लगभग 24,000 करोड़ रुपए का बजट शामिल है। सार्वजनिक सूचना ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार मिशन को 9 मंत्रालयों के 11 विभागों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। ये जो जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर क्या किया गया था, चालू किया गया था। ये पूरा लेख था, एक इस पे एक पेपर में लेख है। लेख में जो साइड में जो उसका प्रमुख बात नहीं लिखा होता है, उसी को फोटो खींच के डाला गया है, केवल इसलिए क्योंकि हम आपको PM जनमन योजना के तरफ ध्यान आकर्षित करवा सके, ताकि आप इस आधार पर सतर्क होके एक बार इसे सर्च करके क्या कर ले, पढ़ ले। बात समझ में आ गई। यहाँ पे तो इस त्रासदी का फोटो इसलिए है कि भाई चिली में आबादी वाले इलाकों में फैली आग, अब तक 112 की मौत। तो चिली एक ऐसा देश है जिसकी राजधानी पूछा जा सकता है। तो चिली को एक बार जाके, दक्षिण अमेरिका का एक देश है, ठीक है, जो बड़ा खंडित और दीर्घ है, लंबी और खंडित है। खंडित का मतलब क्या, अगर मान लीजिए कि कुछ ऐसा है, अगर मान लीजिए चिली कुछ ऐसा है तो कई सिर्फ ऐसे ही नहीं है, ऐसे कटा फटा है, कुछ इस तरीके से है। तो खंडित भी है और दीर्घ भी है। तो सवाल पूछे जा सकते हैं। थोड़ा एक बार उस मैप को ऑब्जर्व कीजिए, चिल्ली को मैप पे दिखाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए, इस न्यूज के लिए क्या दिखाएं, बस इतना जानिए कि चिली की राजधानी, चिली का जो ज्योग्राफिकल स्टेटस एक बार जाके मैप पे देख लीजिए, दक्षिण अमेरिका का पार्ट है। ठीक है, पेरू के नीचे होगा।
अमेरिका में नाइट्रोजन गैस सुंघाकर मौत की सजा पर छिड़ी बहस। आप एक बार इस न्यूज को पढ़िएगा और नाइट्रोजन के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेके जाइएगा, ठीक है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि वहां पे सुइया दे के मारने का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन सुंघा के मारने का कॉन्सेप्ट पे थोड़ा बहस छिड़ गया, उनको विवादित लग रहा है, तो अमानवीय लग रहा है, इस कारण से ये विवाद आया है। इस न्यूज को पढ़िए, अमेरिका की घटना है, और इस घटना के क्रम में नाइट्रोजन गैस अगर बढ़ जाए तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है, कम होने लगती है। इस सेंस में, इस आलोक में एक बार नाइट्रोजन गैस को क्या कीजिएगा, सर्च जरूर कीजिएगा, ठीक है। 100 वर्ष पूरा होने पर आयोजित एलुमिनाई मीट में नीतीश कुमार ने की शिरकत। तो एलुमिनाई मीट क्या है, इसके लिए न्यूज पढ़ लीजिएगा। और सरकारी एनआईटी पटना परिसर में बनाएगी इनक्यूबेशन सेंटर मुख्यमंत्री। हालांकि नीतीश कुमार खुद ही एनआईटी के क्या रहे हैं, स्टूडेंट रहे हैं। तो एक बार इस न्यूज को पढ़िएगा, मुख्यमंत्री डायरेक्ट इससे जुड़े हुए हैं। आपके स्पेशल बिहार को कहीं इसी न्यूज से आधार बना के क्वेश्चन पूछ दिया गया तो कहिए कि पता नहीं कहां से पूछ दिया। तो एक बार विद्यार्थीगण इस बात को ध्यान में रखें कि इस न्यूज को एक बार पढ़ लीजिएगा कि क्या मसला है, क्या है इंक्यूबेशनल सेंटर। इसी न्यूज को पढ़ लेंगे तो काम आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। यूएई में बनकर तैयार हो रहा है पहला हिंदू मंदिर। मैंने पहले भी इस न्यूज की तरफ आपको क्या दिया है, ध्यान दिलवाया है कि संयुक्त अरब अमीरात में भव्य हिंदू मंदिर का निर्माण हो रहा है। इसका निर्माण बीपीएस स्वामी नारायण संस्था द्वारा दुबई के अबू धाबी में शेख जायद राजमार्ग पर। तो एक तो बीपीएस स्वामी नारायण संस्था के द्वारा, और कहाँ हो रहा है, अबू धाबी में। तो ये आप न्यूज को क्या रखिएगा, ध्यान रखिए 14 फरवरी का इसका उद्घाटन होने वाला है। खुद हम मेरे हिसाब से प्रधानमंत्री ही जाएंगे, इसलिए मैंने कहा कि मंदिरों का स्वर्ण युग चल रहा है अभी। बिहार लघु उद्यमी योजना आरंभ। तो बिहार लघु उद्यमी योजना आरंभ हुआ है। अभी आपको कुछ देर पिछली बार क्विज में टेस्ट में भी एक नायक समिति रहा होगा, जो लघु उद्यम से ही क्वेश्चन था, नायक समिति से। बिहार लघु उद्यमी योजना आरंभ। सीएम ने शुरू की जाति आधारित गणना की रिपोर्ट के आधार पर पहली योजना। 94 लाख गरीब परिवारों को मिलेगा इसका लाभ। इसका मतलब एक तरह से 94 लाख लोगों को रोजगार देंगे आप, नहीं, 94 लाख लोगों को आप रोजगार देंगे। और किसके आधार पर, जातिगत जनगणना के आधार पर, जिसमें से इस योजना में वर्गवार जो लाभुक वर्ग होगा, सामान्य वर्ग 25.09%, पिछड़ा वर्ग 33.16, अत्यंत पिछड़ा 33.58, अनुसूचित जाति 42.93, अनुसूचित जनजाति 42.7% के हिसाब से। तो इस न्यूज को भी आपको पढ़ना चाहिए। बिहार लघु उद्यमी योजना आरंभ किया गया है। ये न्यूज क्या है, नीतीश कुमार का फोटो भी है। इससे रोजगार का भी सृजन होगा, 94 लाख लोगों को इसका लाभ भी मिलेगा, 2 लाख रुपए दिए जाएंगे प्रत्येक गरीब परिवार को इस योजना में। तो इस न्यूज को पढ़ें। इस न्यूज से भी स्पेशल बिहार को आदर्श बना के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं स्पेशल बिहार के अंतर्गत। सो आप इस न्यूज पे ध्यान रखेंगे, आगामी बीपीएससी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज हो सकता है स्पेशल बिहार के लिए। ये हो गया, ये लास्ट ही था। तो ये रहा आपका आज का पूरे इस वीक भर के न्यूज के जो भी पेपर में जो न्यूज थे वो इस वीक के इसमें शामिल कर लिए गए हैं। और जितना भी हम आपको बताते हैं, हर न्यूज हम पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन हर न्यूज के माध्यम से हम आपको सतर्क जरूर कर देते हैं, जागरूक जरूर कर देते हैं। और इस जागरूकता के आधार पे आप उसे जरूर एक बार पढ़िए या उसका फाइलिंग कीजिए, ताकि आपको लास्ट टाइम में स्पेशल बिहार या बीपी पेपर से संबंधित जो करंट अफेयर्स हैं वो अलग से तैयार करने की आवश्यकता ना पड़े। आप रेगुलर चल रहे हैं, अचानक से जिनको जरूरत पड़ेगा वो तो जाके वीडियो पर अपना देखेंगे, लेकिन आप तो कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं, आप तो इसकी फाइलिंग तो कर ही सकते हैं ना। फाइलिंग करके रखिए और देखिएगा लास्ट टाइम में आपकी बीपीएससी के टाइम में कितना काम आ जाएगा। 25 से 30 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स में पूछे जाते हैं, तो इस बात पर ध्यान रखिए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज इतना ही। कल क्विज है और क्विज के लिए आपका टॉपिक पहले ही दिया जा चुका है।